जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी चीफ ने किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण खुलासा। वर्तमान समय में आर्मी की हर एक कमांड मैन्युफैक्चर कर चुकी है 5000 से अधिक ड्रोन्स। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के F-16 के शॉटडाउन होने के नए एविडेंस। 114 रफाल फाइटर्स वाले डील में कोई भी सोर्स कोड नहीं और स्वदेशी कंटेंट केवल 30%। और ग्रीनलैंड को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनाना चाहता है यूएस। आज मंगलवार को भारतीय सेना ने 2026 की पहली एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जैसे कि एक प्रश्न के उत्तर में बहुत ही स्पष्ट और आसान से शब्दों में उन्होंने यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सरेंडर क्यों करना पड़ा था। और इसके लिए आर्मी चीफ का कहना था कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स थे। पहला टर्निंग पॉइंट था हमारी वो 22 मिनट की स्ट्राइक जो कि पाकिस्तान में स्थित आतंकी टारगेट्स के खिलाफ कंडक्ट की गई थी। और इस 22 मिनट की स्ट्राइक से पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग साइकिल थी वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ये स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल सरप्राइज की तरह थी और जिस वजह से वहाँ की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी और वे इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि वे इसका जवाब कैसे दें। तो इसलिए जिसके हाथ में जो आ रहा था वो उससे हमला कर रहा था, पत्थर, ड्रोन्स, मिसाइल्स, कुछ भी। और पाकिस्तान में हुई मिसमैनेजमेंट के बाद फिर हमने एक कैलिब्रेटेड मैनर में रिस्पांस दिया था। और इसी बीच जो दूसरा टर्निंग पॉइंट था वो हुआ था 10 मई 2025 की सुबह, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज को बहुत ही क्लियरली ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो उन्हें किस तरह से जवाब देना है। और आर्मी चीफ का कहना था कि दूसरा टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं खुल के पब्लिक में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 10 मई की सुबह तीनों सर्विसेज को कुछ खास ऑर्डर्स दे दिए गए थे और मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि क्या करने की आवश्यकता है। और इसे उन लोगों ने भी समझ लिया जिन्हें इसे समझने की आवश्यकता थी। और आर्मी चीफ ने भी बताया कि कैसे सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि हमारे नेवल शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट कहाँ और कैसे मूव कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि सिचुएशन कहाँ जाने वाली है और भारत की फोर्सेस क्या क्या और कैसे कैसे कर सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि सही समय आ गया इस लड़ाई को रोकने का, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे फायदेमंद बात यही थी कि वो खुद से इस लड़ाई को रोक दे। और तब जाकर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कॉल किया सीज फायर की रिक्वेस्ट के लिए। हालांकि इंडियन आर्मी चीफ ने उस दूसरे टर्निंग पॉइंट पर बात करते समय वो जो सर्टेन ऑर्डर्स इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज को मिले थे तो वो किस तरह के थे तो उसके बारे में तो खुल के नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात को बताया है तो उससे ये तो समझ में आता है कि ऑर्डर्स कुछ ऐसे जरूर होंगे कि अगर पाकिस्तान सिचुएशन को बढ़ाता है तो फिर एक था पाकिस्तान तो तय है। बाकी इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत की थल सेना और वायुसेना के साथ जल सेना भी मूव करती है फिर दूसरे देशों की ज्योग्राफी बदल जाती है। आज के प्रेस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और इसी वजह से हम पूरी तरह से अलर्ट पर रहेंगे और इसी के तहत हमें जो भी जरूरी एक्शंस लेने की ज़रूरत है वो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी भी 8 आतंकी कैंप्स सक्रिय हैं, जिनमें से 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के अपोजिट हैं और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के। और इन कैंप्स पर अभी भी प्रेजेंस और ट्रेनिंग एक्टिविटी देखी गई है। बाकी अगर इनकी तरफ से कोई भी गतिविधि दोबारा होती है तो हम निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे जो हम करने का इरादा रखते हैं। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत की फोर्सेस ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और जबकि LAC की सिचुएशन पर बात करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि LAC पर सिचुएशन स्टेबल बनी हुई है, लेकिन उसे कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और LAC पर हमारी तैनाती बैलेंस्ड मैनर में रहेगी। बाकी भारतीय सेना के भविष्य के बारे में बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्मी में नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन ऑलरेडी चल रहा है और इस वर्ष भारतीय सेना के पास और भी डीप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी। और बाकी जिस तरह से पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकी देता रहता है तो आर्मी चीफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की डीजीएमओ ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से बात करी थी तो उस दौरान उनकी तरफ से न्यूक्लियर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। और कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो ये न्यूक्लियर से संबंधित बयानबाजी है तो उसको वहाँ के पॉलिटिकल क्लास के द्वारा ही बढ़ावा दिया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कठुआ रीजन में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच एक फ्रेश एनकाउंटर होने की रिपोर्ट सामने आई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान बेस्ड सुअरों का संगठन जैश तो इसके सुअरों ने भारत के फोर्सेस पर फायर किया था और फिर जिसके बाद इंडियन फोर्सेस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। और फिलहाल अभी इस मामले पर और डिटेल्स आनी बाकी हैं, तो इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं।
बाकी आतंकियों से याद आया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जो मल्टीपल फाइटर्स शॉट डाउन किए गए थे, तो उन्हीं में से एक पाकिस्तान का जो F-16 ब्लॉक 15 है, तो भारत के एक रेडिट यूजर ने उस शॉट डाउन हुए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की कुछ डिटेल्स का खुलासा किया है, जिसमें उस एयरक्राफ्ट के ऑल्टरमीटर की पिक्चर सामने आई है, क्योंकि संभावित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत के स्ट्राइक में शॉट डाउन हुआ था। बाकी एक और अपडेट है, पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, तो उनके माध्यम से सोशल मीडिया पर एक फर्जी लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है और उस फेक लेटर में ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत ने ईरान में चल रहे अनरेस्ट के चलते अफगानिस्तान के साथ टेम्प्रेरी बेसिस पर ट्रेड ऑपरेशंस को सस्पेंड किया है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है ये फेक है और जिसके बारे में पुष्टि गवर्नमेंट के PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी कर दी गई है। बाकी जैसा कि हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, जब वो इस तरह के फर्जी लेटर्स को सर्कुलेट करते हैं, तो अगर आप उन लेटर्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो लेटर है ये लाहौरी चूरन खा के लाहौर में ही 8 PM के बाद तैयार किए गए हैं। बाकी फेक न्यूज़ की बात हो ही रही है, तो पाकिस्तान की कंटिन्यूस डिफेंस डील्स का सिलसिला अभी भी नहीं रुका है और लगभग एक सप्ताह से रॉयटर्स की तरफ से स्पेशली पाकिस्तान के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डिफेंस डील्स होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं और उन सभी रिपोर्ट्स के ऑथर एक ही हैं, सभी सोर्सेज भी एक ही हैं और उसमें जो मेन आइटम बेचा जा रहा है वो है जंग फाइटर 17। पर जैसे कि हमने आपको कहा था कि जिस पैटर्न में और जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, तो अब तो ये क्लियरली दिख रहा है कि पूरी तरह से फेक है और यहाँ पे सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर इन फर्जी न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो एक सप्ताह में पाकिस्तान 10 से अधिक कंट्रीज़ के साथ JF-17 की डील की बात कर चुका है। पर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मार्च आने वाला है, क्लोजिंग का टाइम है, तो जो भी इसके ऑथर हैं तो साल भर तो उन्होंने काम किया नहीं, तो वो सोच रहे हैं क्यों ना एक महीने में ही लगातार न्यूज़ डाल के ये सारा काम निपटा दिया जाए। और वैसे भी लिखना ही तो है कि पाकिस्तान ने इस कंट्री के साथ डिफेंस डील की बात कर दी है, एडवांस टॉक चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं और कुछ दिनों के बाद इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। बाकी जंग फाइटर 17 जिस तरह से ऑन पेपर अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसी तरह से इसका डिफेंस एक्सपोर्ट भी ऑन पेपर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि J-10C एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान उसको प्रमोट कर रहे थे, उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, उसको देखकर तो एक बार के लिए हर किसी को डाउट हो जाए कि कहीं इसमें एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं किया है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का सबसे एडवांस फाइटर है जिसको अपने दुश्मन को एलिमिनेट करने के लिए हैंगर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी रडार इतनी पावरफुल है कि ये हैंगर में खड़े खड़े भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को लॉक करके उस पर फायर करके उसको नीचे गिरा सकता है। तो जैसे कि बार बार US गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं और उसके लिए वो हर तरह के ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि US कांग्रेसमैन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है और ये एक ऐसा बिल है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को यूनियन में शामिल करने के लिए सभी जरूरी तरीकों को खोजने की अनुमति देता है। और US कांग्रेसमैन की तरफ से इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि हमारे जो एडवर्सरीज है वो आर्कटिक में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं और ग्रीनलैंड को एक्वायर करने से हम आर्कटिक रीजन का कंट्रोल हमारे एडवर्सरीज के हाथ जाने से रोकेंगे। बाकी जो बिल US कांग्रेसमैन की तरफ से प्रपोज किया गया है, तो उसके तहत वे ग्रीनलैंड को अमेरिका की 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। और जबकि इन्हीं सब कार्रवाइयों के बीच ग्रीनलैंड ने नेटो से सुरक्षा की डिमांड करी है और ऑफिशियल का ये कहना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, ये एक नेटो का मेंबर भी है और इसलिए ग्रीनलैंड की सुरक्षा नेटो के थ्रू सुनिश्चित करना जरूरी है। और जबकि इस मामले पर जर्मन चांसलर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है जिसमें उनका कहना है कि ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी नेटो का मैटर है और इस चिंता को नेटो बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए, न कि कोई कन्फ्रंटेशन। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आया है कि US गवर्नमेंट ने ईरान के साथ बिजनेस करने वाले अब किसी भी देश पर 25% तक के टैरिफ को लगाने की अनाउंसमेंट करी है और जो कि तत्काल ही लागू किया गया है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज भारत और फ्रांस ने NSA लेवल पर दिल्ली में एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग को कंडक्ट किया है और जिसमें दोनों देशों ने सिक्योरिटी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, इन सभी महत्वपूर्ण डोमेन्स में डिस्कशन की है। एक प्रश्न के उत्तर में आर्मी चीफ की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्या हमें मिसाइल फोर्स की ज़रूरत है, तो इसका उत्तर है हाँ। आज के समय में आप देखेंगे कि मिसाइल्स और रॉकेट्स दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं और अगर हम कोई इम्पैक्ट अचीव करना चाहते हैं तो हम रॉकेट और मिसाइल्स दोनों के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं और इसलिए हम एक रॉकेट मिसाइल फोर्स को देख रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक रॉकेट फोर्स स्थापित करी है, चीन ने भी इसी तरह की एक फोर्स क्रिएट करी है, तो ये समय की मांग है और हमें भी इस तरह के फोर्स को स्टैब्लिश करना है। हमने अपने पिनाका सिस्टम्स को 120 किलोमीटर तक की रेंज में टेस्ट किया है। हमने कई अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं जिसमें हम 150 किलोमीटर तक की रेंज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके बाद में हम 300 से 450 किलोमीटर तक भी बढ़ाएंगे। आगे प्रलय और ब्रह्मोस के बारे में तो आपने सुना ही है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने भी बताया कि कैसे आर्मी ने डिसाइड किया है कि जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने ड्रोन्स वे खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे और आज के समय में भारतीय सेना की हर एक कमांड खुद से 5000 से अधिक ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर चुकी है और वो कोई छोटे ड्रोन्स नहीं है, बल्कि हाल ही में
भारतीय सेना ने खुद से मैन्युफैक्चर किए गए 100 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन्स को भी टेस्ट फायर किया है और आगे चलकर इसकी रेंज वो और बढ़ाएंगे। इसके अलावा भारतीय सेना लगभग 500 किलोमीटर के बॉर्डर्स पर कम से कम 10,000 ड्रोन्स को देखती है और ये संख्या आने वाले समय पर लाख तक भी पहुंच सकती है। डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी स्केल करते हैं। यानी कि ये तो स्पष्ट है कि इंडियन आर्मी ड्रोन वॉरफेयर पर बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। इसके अलावा आर्मी चीफ की तरफ से ये भी स्पष्ट हुआ है कि चीन के साथ लगे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ भारतीय सेना स्ट्राइकर जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को भी देख रही है, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की भारतीय सेना को जरूरत है जो कि प्रोटेक्शन, फायर पावर, मोबिलिटी, इस तरह की सारी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता हो। और उनका ये भी कहना है कि अगर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ वाले इंडियन ऑप्शंस भी होंगे तो हम इंडियन ऑप्शन को प्राथमिकता देंगे, और अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम अन्य ऑप्शंस को देखेंगे, और जिसमें से एक ऑप्शन स्ट्राइकर भी है। लेकिन आपको बता दें कि जो स्ट्राइकर है तो उसमें भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि भारतीय सेना को जिस तरह के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है तो उसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो कि इस अमेरिकन व्हीकल में नहीं मिलती है। रही बात इंडियन ऑप्शन की, तो हर किसी की जबान पर सबसे पहला नाम टाटा और DRDO द्वारा बनाया गया 8x8 वेब प्लेटफॉर्म भी आता है, जो कि ऑलरेडी मोरक्को में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इस सप्ताह भारतीय रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में 114 रफाल फाइटर वाले प्रस्ताव को रखा जाएगा। लेकिन ANI की रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि प्रस्ताव के मुताबिक ये जो डील है इसके तहत करीब 12 से 18 रफाल फाइटर्स डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत लिए जाएंगे और बाकी के फाइटर्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिनमें कम से कम 30% तक का स्वदेशी कंटेंट होगा। और इस प्रस्ताव में भारत ने फ्रेंच साइड को ये कहा है कि वे इन एयरक्राफ्ट में भारत के स्वदेशी वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को भी इनेबल करें। हालांकि जो एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड है वो फ्रांस की तरफ ही रहेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में जो ये मेंशन किया गया कि भारत में जो रफाल मैन्युफैक्चर होंगे उनमें स्वदेशी कंटेंट केवल 30% ही रहने वाला है, तो ये बात विचार करने लायक है, क्योंकि भारत की जो मेक इन इंडिया डील्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो उनमें स्वदेशी कंटेंट कम से कम 50% तो होना चाहिए। और अगर भारत 114 रफाल फाइटर्स की डील केवल 30% के स्वदेशी कंटेंट के साथ ही कर रहा है, ऊपर से सोर्स कोड भी फ्रेंच साइड के पास ही रहेंगे, तो इस मामले पर चर्चा तो होनी बनती है। बाकी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रस्ताव है ये लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपीस का होने वाला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार दयाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान मेजर अमित राठी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1961 में 8 असम राइफल्स के लांस नायक भूप नारायण थापा, राइफलमैन प्रेम बहादुर छेत्री, राइफलमैन शेर बहादुर छेत्री, राइफलमैन चंद्र बहादुर तमांग, राइफलमैन जंग बहादुर राय, राइफलमैन जग बहादुर छेत्री और 1997 में 3 असम राइफल्स के राइफलमैन भगवान सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज भारत के एक योद्धा मेजर मोहित शर्मा की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मेजर मोहित शर्मा कौन सी रेजिमेंट से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।